हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस जे क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड 10 का साइंस का जो हमारा चैप्टर 12 है इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2। इसके पहले मैंने पार्ट 1 दे दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है। और इसके पहले के जो पार्ट है उस पार्ट में हम लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जान चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, उसका डिफिनेशन, उसका एसआई यूनिट और उसको क्या चीज़ से मेज़र करते हैं। फिर उसमें हम लोग वोल्ट मीटर, आम मीटर, ये सारा चीज़ के बारे में हम लोग जाने। फिर इलेक्ट्रिक सर्किट है, सर्किट के बारे में जाने। कंडक्टर, इंसुलेटर है, उन सब के बारे में जाने। तो ये सारा जो टॉपिक है हम लोग को क्लियर होना चाहिए। आप लोग सोचें कि ये सब तो बहुत इजी टॉपिक है सर, क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये सब जो वर्ड है आगे जाके यूज़ होगा। अगर आपको इसका मीनिंग ही नहीं पता है, अगर इसके बारे में जानकारी ही नहीं है, तो फिर आगे जाके आपको दिक्कत होगा। इसीलिए मैंने पहले पार्ट में सिर्फ जो ईजी टॉपिक है उसको मैंने कवर कर दिया। अब इस वीडियो में जितने भी टफ वीडियो, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो सबको मैं लेके आया हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो वो सारा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। और हम लोग फिर लास्ट में क्वेश्चन का डिस्कशन भी करेंगे। ये पार्ट 2 है जिसमें हम लोग थ्योरी आज कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद पार्ट 3 लाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल। तो ये पार्ट 2 मैं अभी तुरंत दे रहा हूँ और फिर पार्ट 3 आपको इवनिंग तक में मिल जाएगा जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल रहेगा। ठीक है, तो चलोगे हम लोग पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक ओम्स लॉ। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा ओम्स लॉ है। तो देखते हैं हम लोग ओम्स लॉ के बारे में। तो सबसे पहले ये ओम्स लॉ क्यों नाम पड़ा? तो ओम्स ही नाम है जिन्होंने इस लॉज के बारे में बताया, तो उन्होंने इसको ओम्स लॉ दिया है। तो ओम्स लॉ जो है वो कहता है कि एक्चुअली मैं पहले आपको बता दूं कि 1826 में एक जर्मन साइंटिस्ट थे। ठीक है, एक जर्मन साइंटिस्ट जो है उनका पूरा नाम जो है, उनका पूरा नाम है जॉर्ज सिमोन ओम। जॉर्ज सिमोन ओम, जिनको हम बोल रहे हैं, साइंटिस्ट नाम जो ओम है, उनका पूरा नाम है जॉर्ज सिमोन ओम। 1826 में ये एक जर्मन वैज्ञानिक है, जर्मन साइंटिस्ट है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बताया कि किसी भी कंडक्टर का जो दो एंड है, मान लो ये हमारा कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब आपको समझ में आ गया होगा कंडक्टर मतलब क्या होता है। इसका दो एंड है। ठीक है, कंडक्टर मतलब जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो, पास हो। अब क्या कर रहे हैं, एक कंडक्टर में से हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी है आई। यहाँ से हम इस कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, और इसके जो एंड है यहाँ पर, ये जो एंड है, ठीक है, इसको हम कनेक्ट कर दे रहे हैं वोल्ट से, वोल्ट मीटर से। समझ रहे हो बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि एक कंडक्टर हमने ले लिया, उसके बाद उसको वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया और उसमें से करंट आई पास कर दिया। तो इन दोनों से रिलेटेड, ये वोल्ट मीटर और आई से रिलेटेड इन्होंने एक रिलेशन निकाला। जब ये प्रैक्टिकल किया तो वहां से उन्होंने एक रिलेशन निकाला। उस रिलेशन को जो बताते हैं इन्होंने, तो उसी रिलेशन का नाम दिया गया है ओम्स लॉज। तो ओम्स लॉ क्या हो गया, समझ गए कि ओम्स लॉ डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड वोल्ट मीटर या वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशनशिप बताता है ये ओम्स लॉ। अब है क्या ओम्स लॉ? अगर हम बोलना चाहे ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ क्या है? तो जनरली मैं आपको बताता हूँ, पहले आपको समझाता हूँ कि ओम्स लॉ क्या है। कि ओम्स लॉ कहता है कि जो मैंने कंडक्टर बनाया था, ये कंडक्टर, ये जो कंडक्टर बनाया था इसमें से करंट आई पास हो रहा था और इसको वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया गया था। तो करंट आई, तो इसमें क्या कह रहा है कि जो हमारा करंट आई है, जो करंट आई इसमें से फ्लो हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्ट में, यानी पोटेंशियल का, पोटेंशियल डिफरेंस का। ये जो V है पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब आपको पता है कि करंट जितना ज़्यादा बढ़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही करंट बढ़ेगा। तो ये इसका समझ में आया मतलब क्या होता है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। अब देखोगे यहाँ पे, तो देखोगे ये हमारा I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसका तो मतलब समझ गया कि I V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब इसका जो रियल डिफिनेशन है वो हम लोग देखते हैं कि रियल डिफिनेशन हम लोग क्या बोलेंगे। तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, पहले एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम हमारा कैसा होना चाहिए? तो सबसे पहले डायग्राम में देखोगे ये हमारा कंडक्टर एक बना लोगे, कंडक्टर। अब कंडक्टर में क्या करोगे, यहाँ से वायर से कनेक्ट कर दोगे, इसको कनेक्ट कर दिए। अब वायर से इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होगा, उसमें स्विच होना चाहिए, बैटरी होना चाहिए। तो देखो ये हमारा बैटरी हो गया सेल। उसके बाद इसमें एक स्विच दे देंगे,
स्विच ऐसे भी दे सकते हो या डायरेक्ट ऐसे भी दे सकते हो, कोई भी स्विच दे सकते हो। ये स्विच हो गया और इसमें हो गया, ठीक है। अब इसको क्या किए, एक वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, ये प्लस ये माइनस, फिर ये स्विच हमारा प्लस माइनस। अब देखोगे और इसमें एक आमीटर, आमीटर छूट गया ना, आमीटर जो बताएगा कि करंट कितना एम्पियर उसमें से पास हो रहा है। तो ये हो गया हमारा सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ बन गया जिसमें वोल्ट मीटर आमीटर ये सब है। अब ये बनाने के बाद तो इसमें हम क्या डिफिनेशन करेंगे, क्या बोलेंगे इसमें कि इन एनी कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, याद रखिएगा कोई भी कंडक्टर में टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट, यानी बदलना नहीं चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर। इन एनी कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट बिटवीन द वायर्स, द करंट बिटवीन द वायर्स, वायर्स के बीच में जो करंट फ्लो हो रहा है और द फ्लोइंग ऑफ करंट बिटवीन द वायर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। आया बात समझ में, ये बात आपको लिखना है। तो उससे हमको क्या कंक्लूजन मिला कि आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी। आप लोग ऐसा डायग्राम पहले बना दोगे, फिर मैंने जो डिफिनेशन बताया वो डिफिनेशन लिख दोगे, उसके बाद ये इक्वेशन लिखोगे कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी। तो हमेशा आप लोग जानते हो कि जब भी ये हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी साइन है ये हटता है तो हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। तो इक्वल टू का साइन दोगे और वो कांस्टेंट कौन सा आएगा, वो कांस्टेंट हमारा आर आएगा, याद रखोगे आर, आर आएगा। अब ये जो आर है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, ठीक है। कैसे वो देखो मैं आपको बताता हूँ। तो देखोगे यहाँ पे जो लॉज है उसका पहले मतलब अच्छा से मैं समझा दूँ आपको कि ये जो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो भी है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इसका मतलब तो वही है कि आई भी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो या भी आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, दोनों का मतलब तो एक ही होगा कि आई बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा या भी बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा, ठीक है। तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, आप लोग पहले तो लिखोगे आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, सॉरी आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, उसके नीचे लिखोगे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। उसके बाद भी इज इक्वल टू, ये वाला भी रहने दोगे, इसको नहीं लिखोगे, ठीक है, ये नहीं लिखोगे, भी इज इक्वल टू। अब समझो यहाँ पे तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जब भी हटाते हैं तो उसके बदले एक कांस्टेंट आता है, हम लोग कांस्टेंट आर लिखेंगे और आई पहले से तो आई, यानी भी इज इक्वल टू आई आर आ गया। और वहां पे लिख दोगे, मेंशन करोगे कि आर इज इक्वल टू क्या, आर इज इक्वल टू, तो लिखोगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद और आर क्या है, तो आर का नाम क्या बोलते हैं, ये आर फॉर रेजिस्टेंस, यही हमारा रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। मैं रेजिस्टेंस का मतलब समझाऊंगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो ये हो गया रेजिस्टेंस, आर रेजिस्टेंस हो गया। तो इक्वेशन हमारा पूरा क्या आ जाएगा, भी इक्वल टू आर आई आया था ना, आर आई, आर आई ना लिख करके हम लोग आई आर भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, आई को पहले बाद में आर, आई आर। तो भी इज इक्वल टू आई आर, ये हमारा इक्वेशन हो गया। और यहाँ पे मेंशन कर दोगे कि वेयर भी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, आई इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट और आर इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच इज ऑल्सो नॉन एज रेजिस्टेंस, ठीक है। इतना हो गया, आपको इतना क्लियर हो गया। और उसके बाद देखोगे ये इतना हो गया आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पूछेगा तो आपको डिफिनेशन में इतना लिखना है, डायग्राम बनाना है, फिर डिफिनेशन लिखना है, डिफिनेशन के बाद आपको आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी लिखना है, फिर इसको चेंज करना है भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, उसके बाद भी इक्वल टू आई आर, और उसके बाद मेंशन कर देना है कि भी क्या है, आई क्या है, आर क्या है। ये हो गया आपका डिफिनेशन, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है वो हो गया। अब ओम्स लॉ का जो है जो प्रैक्टिकली किया गया, प्रैक्टिकली जो प्रूफ है उस प्रूफ के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली प्रूफ के बारे में हम लोग बात करते हैं कि जो हम लोग डायग्राम बनाए थे पहले, समझोगे तो क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ, डायग्राम एक बार बना के सब बताता हूँ आपको। तो ये हमारा क्या था, कंडक्टर था यहाँ पे, उसके बाद इसमें से वायर से इसको कनेक्ट करके यहाँ पे हमारा बैटरी था, ये हमारा स्विच था। स्विच ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, आपको स्विच बनाना आता है वैसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आमीटर था और ये वोल्ट मीटर था, ठीक है। अब समझो
तो रूल इसमें क्या है कि आपको फिगर में देखना है कि ये जो हम लोग सेल ले रहे हैं ना, जो बैटरी ले रहे हैं वो एक ड्राई बैटरी है, इसमें एक आमीटर लिखा हुआ। आपको कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है कि इन द फिगर वी हैव और ड्राई सेल, या सेल लिख दोगे या बैटरी लिख दोगे, ठीक है। आमीटर ए आमीटर मतलब एक आमीटर है, फिर वोल्ट मीटर, उसका बाद ए स्विच एस, ठीक है। एंड द ऑल इंस्ट्रूमेंट आर कनेक्टेड बाय द नाइक्रोम वायर से सबको कनेक्ट किया गया है, ठीक है। हो गया, ये पूरा हमारा हो गया। तो नाइक्रोम वायर पूरा, ये हमारा कंडक्टर जो है पी और क्यू नाम दे दिए कंडक्टर का। अब समझोगे यहाँ पे तो क्या होता है कि जैसे ही स्विच बंद होगा तो करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा, करंट फ्लो होगा। आपको पता है ना, स्विच ओपन रहेगा तो कहाँ से करंट पास होगा, नहीं होगा। तो स्विच जैसे ही बंद करेंगे करंट पास करना स्टार्ट होगा। करंट पास होगा तो आमीटर के ऊपर जो आमीटर है उसमें हमको आई दिखाने लगेगा, कितना करंट पास हो रहा है दिखेगा। और वोल्ट मीटर जो भी है वो पी और क्यू जो दो पॉइंट है, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा उसको मेजर करके ये भी बताएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि एक के स्थान पर दो सेल लगा देंगे। जहां पर एक सेल लगाए थे ना, एक बैटरी लगाए थे, वहां दो बैटरी लगा देंगे, ठीक है। दो बैटरी लगाकर क्या करेंगे, अब फिर से आमीटर और वोल्ट मीटर का रीडिंग लिखेंगे। उसी तरह से 3 सेल लगा देंगे, 4 सेल, इस तरह से 3 4 साल 5 सेल को जोड़ करके उसी वैल्यू को निकालते रहेंगे कि भी कितना है और आमीटर यानी आई कितना है। आमीटर क्या करेगा, करंट को मापेगा ना, भी और आई निकाल लेंगे। 5 हमको वैल्यू मिल गया। तो सबसे पहला जो मिलेगा वैल्यू क्या होगा हमको कि आर इक्वल टू, जबकि हम लोग जाने थे कि भी इक्वल टू आई आर निकाले थे ना, आई आर। तो आई क्या चाहिए, मल्टीप्लाई में है आर के साथ, तो आई चल जाएगा डिवाइड में, यानी आर इक्वल टू भी बाई आई, यही ना आएगा, भी बाई आई। तो क्या करेंगे, पहला बार जब पहला सेल लिए थे उसमें जो भी का वैल्यू था और ए का वैल्यू था, तो वहाँ भी बाई आई करके डिवाइड करके निकाल लेंगे जो आएगा। फिर 2 सेल लगाएंगे, 2 सेल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या था और आमीटर क्या था वो लेंगे, वो लिख देंगे, उसमें डिवाइड करके देख लेंगे। 5 बार है तो 5 बार हम करके देख लेंगे, और 5 बार हमको क्या आएगा, 5 बार का वैल्यू जो आएगा फिक्स आएगा। आए बात समझ में, 5 बार वैल्यू फिक्स आएगा। तो यानी इसका मतलब कि 5 बार आर का वैल्यू अगर सेम आ रहा है, दैट मीन्स कि आर हमारा कांस्टेंट है। ये जो हमारा आर है कांस्टेंट है, ये कभी नहीं बदलता है। और भी और आई एक दूसरे से प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसी को दिखाने के लिए हम लोग एक ग्राफ भी बनाते हैं, जो ग्राफ में बताता हूँ आपको। ये ग्राफ हो गया और ये लाइन सीधा इस तरह स्ट्रेट, ये हमारा नीचे इधर पोटेंशियल डिफरेंस होता है और यहाँ पे ये हमारा करंट होता है। समझ के बात को। तो अब इसी को हम लोग अगर एग्जैक्ट लैंग्वेज में लिखना चाहे तो देखो मैंने दिया है, आप उसको एग्जैक्ट लैंग्वेज में लिखोगे। पहले तो ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ क्या कहता है कि द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड द फिजिकल स्टेट सच एज द टेम्परेचर एक्सेट्रा ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। वही बात बोल रहा है कि जो करंट है उस कंडक्टर से जो करंट पास हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस का। कहाँ का, तो उसके एंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका। और जो टेम्परेचर है, जो फिजिकल स्टेट है, वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इससे रूल मिला आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी या भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो ये साइन हटेगा तो आई आर, आर हमारा कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद देखोगे आर कांस्टेंट आने के बाद तो यहाँ पे, अच्छा रुको एक मिनट, स्विच, ये हाँ स्विच तो आपको देख लिया। उसका देखोगे तो द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन दी, ये तो मैं बताऊंगा कि जो रेजिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड करता है, वो मैं बताऊंगा ये बाद में। फिलहाल अभी ओम्स लॉ के बारे में जानो, उसके बाद मैं बाद में प्रॉपर्टी बताऊंगा। यहाँ पे भी देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ओम्स लॉ क्या है, तो ओम्स लॉ भी इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है मैंने पहले ही बता दी थी, ये ग्राफ इसमें क्या बताता है कि आर इज कॉन्स्टेंट। आर मीन्स रेजिस्टेंस जो है हमारा वो कॉन्स्टेंट है, और ये क्या दिखाता है कि आर कांस्टेंट नहीं है। तो अगर आपको एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आए, ओम्स लॉ 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ओम्स लॉ क्या होगा, तो ओम्स लॉ में क्या करोगे, सबसे पहले उसका डायग्राम बनाओगे, फिर डिफिनेशन बताओगे। डिफिनेशन के बाद जो मैंने प्रूफ बताया कि वो डायग्राम बना करके डायग्राम बनाओगे, और फिर से जो मैंने ग्राफ, इस तरह का ग्राफ बताया था, इस तरह का, यहाँ जो ग्राफ है, एक मिनट, ये वाला,
ये जो ग्राफ है इस तरह ग्राफ बना दोगे, और फिर जो मैंने लैंग्वेज बताया था कि एस जब हम स्विच बंद करेंगे तो करंट फ्लो होगा, फिर करंट जो है वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो उन दोनों का रीडिंग ले लेंगे एक बार, फिर दोबारा 2 सेल अब लगाएंगे, 2 से लगा के फिर रीडिंग ले लेंगे, 3 से लगाएंगे फिर रीडिंग ले लेंगे, और इस तरह 5 सेल का रीडिंग ले करके देखेंगे कि पाँचों का वैल्यू जो आएगा वो हमेशा सेम आएगा, यानी R इक्वल टू V बाई आई निकालेंगे 5 बार, और 5 बार वैल्यू देखेंगे अगर सेम है, ये प्रूफ करता है कि R हमारा कांस्टेंट है, और इससे प्रूफ होता है कि जो करंट पास होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये प्रूफ है, यही प्रूफ में आपको लिखना है। तो ये हो गया हमारा क्या, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ओम्स लॉ ज़्यादा कुछ नहीं, बस नाम से फेमस है, इसीलिए आदमी सोच डरता है कि ओम्स लॉ क्या है क्या नहीं। तो सिंपल सा ओम्स लॉ कोई भी डायरेक्टली पूछेगा तो आपको बस डायग्राम याद रखना है कि ये अगर हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर में से क्या करते हैं, वायर से इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं और इसमें वोल्ट मीटर लगा दे रहे हैं, ठीक है। ये वोल्ट मीटर में लगे, यहाँ लगा दे चाहे यहाँ वोल्ट मीटर लगा दे, कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा अमीटर हो जाएगा, यहाँ स्विच हो जाएगा, ये सॉरी ये हमारा बैटरी हो जाएगा, और यहाँ पे स्विच हो जाएगा, ठीक है। स्विच लगा देंगे, वोल्ट मीटर यहाँ से हटा देंगे, और तो क्या होगा कि उसमें से जो करंट पास होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एट दी कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट, उसको हम लोग ओम्स लॉ बोलते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ में आपको किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ में एक वर्ड आया था, वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो ऐसे तो रेजिस्टेंस का डिफिनेशन बहुत आसान है, रेजिस्टेंस आप लोग को समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं एक बात आपको बताता हूँ कि रेजिस्टेंस का मतलब हम लोग निकाले थे V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से R का वैल्यू क्या आया, V बाई आई। पहला चीज़ तो आ गया कि R क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, R हमारा कांस्टेंट है। लेकिन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है, अगर पर्टिकुलर डिफिनेशन पूछा जाए रेजिस्टेंस का तो रेजिस्टेंस क्या है। तो मैं एक बात बताता हूँ आपको कि समझोगे रेजिस्टेंस क्या है, कि रेजिस्टेंस इज द अपोजिंग फोर्स और अपोजिंग नेचर, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है, किसी भी मैटर या किसी भी कंडक्टर का, या फिर आप कंडक्टर बोल सकते हैं, मटेरियल बोल सकते हैं, मैटर बोल सकते हैं, उसका रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी, और क्या बोलते हैं अपोजिंग प्रॉपर्टी, एक अपोजिंग प्रॉपर्टी है। ये क्या करता है कि जो करंट फ्लो हो रहा है ना, अगर ये हमारा वायर है, छोटा सा वायर है, तो इसमें से जो करंट पास हो रहा है उस करंट को पास होने से जो रोकता है, जो उसका अपोज करता है, जो क्या करता है, करंट को पास नहीं होने देता है, एकदम मतलब ये नहीं कि एकदम होने नहीं देता है, मतलब उसको रुकावट, उसके रास्ते में रुकावट डालता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्ट करना, उसको रोकना, रेजिस्ट का मतलब ही होता है रोकना। दैट मीन्स कि इट इज़ दैट टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ द मटेरियल दैट प्रोटेक्ट और क्या बोल सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट। जो फ्लो ऑफ करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रोकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। आया बात समझ में, रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस एक नेचर है, गुण है किसी भी मैटर का, यानी पदार्थ का, कोई भी मैटर का वैसा गुण, वैसा नेचर जो इलेक्ट्रिक जो करंट है उसके फ्लो का अपोज करता है। तो रेजिस्टेंस इज द अपोजिंग फोर्स, सीधा सीधे इसको डिफाइन कर दोगे कि रेजिस्टेंस इज द अपोजिंग फोर्स विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर। कंडक्टर में करंट के फ्लो को रोकता है, ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। डिफिनेशन हो गया। अब बोलोगे रेजिस्टेंस को क्या चीज़ से दिखाते हैं, तो कैपिटल R से दिखाते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू V बाई आई। अभी जस्ट हम लोग इससे पहले निकाले V बाई आई। उसके बाद रेजिस्टेंस का जो SI यूनिट है वो क्या होता है, तो 2 SI यूनिट, एक यहाँ पे वोल्ट है तो वोल्ट का SI यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट का वोल्ट ही होता है, बाय करंट का क्या होता है, एम्पियर, यानी वोल्ट पर एम्पियर होगा। ये तो यहाँ से निकल गया फॉर्मूला से, लेकिन जो नेमिंग जो है, जो साइंटिफिक जो हमारा SI यूनिट दिया गया है उसको बोलते हैं ओम। क्यों, क्योंकि इसका डिस्कवर किसने किया था, ओम ने, इसीलिए इसका रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या है, ओम। और ओम का साइन क्या है, किस तरह दिखाते हैं ओम का, तो शिवलिंग अगर आप देखे होंगे तो उस तरह का शिवलिंग इस तरह से, ये इसका साइन है। आया बात समझ में। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट का साइन क्या, सेल का साइन क्या है, ये हमारा सेल का साइन है, और बैटरी का साइन, बैटरी का साइन इस तरह 2 बार 3 बार बना दो, बैटरी का साइन, उस तरह से ओम का साइन जो है यू ऐसे है। आया बात समझ में। तो हम लोग पहले डिफिनेशन लिख देंगे, डिफिनेशन लिखने के बाद उसका फॉर्मूला लिखेंगे R इक्वल टू V बाई आई। उस वक्त बताएंगे कि R क्या है, R रेजिस्टेंस है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, I हमारा करंट है, और उसके बाद फिर R जो है जो
इसको मेज़र करने का जो इंस्ट्रूमेंट है, रेजिस्टेंस को जो मेज़र करते हैं, रेजिस्टेंस इज मेजर्ड बाय रजिस्टर। वो इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है जिससे हम रेजिस्टेंस मेज़र करते हैं, वो है रजिस्टर। रजिस्टर से, जिस तरह से आमीटर से करंट मेज़र करते हैं और एम्पियर उसका ऐसा यूनिट है, उसी तरह से रजिस्टर से रेजिस्टेंस को मेज़र करते हैं और रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, ओम। ठीक, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम है। इसका साइन इस तरह का, शिवलिंग का। ठीक है, आप शिवलिंग देखे होंगे, इस तरह से हमारा शिवलिंग, शिव जो शिव भगवान का होता है, उस तरह से रेजिस्टेंस, तो ये ओम है। आगे समझ में क्या क्या ओम रेजिस्टेंस में क्या क्या लिखा है, रेजिस्टेंस का डिफिनेशन, उसके बाद फिर रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला के बाद इसको किससे मेजर करते हैं, तो जो इंस्ट्रूमेंट है वो रेजिस्टर और इसका ऐसा यूनिट ओम। ये हमारा ओम का सिंबल हो गया। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि 1 ओम, व्हाट इज 1 ओम, व्हाट इज 1 ओम, या क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज 1 एम्पियर, ठीक है, ये दोनों का डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज 1 ओम और व्हाट इज 1 एम्पियर। या फिर हम लोग पूछ सकते हैं व्हाट इज 1 वोल्ट। ये तीनों का आंसर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट इज 1 ओम, व्हाट इज 1 एम्पियर, व्हाट इज 1 वोल्ट। तो कुछ नहीं, आप ये देख रहे हो कि क्या है, ये यूनिट है ना, ऐसा यूनिट, वोल्ट ये इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम जिस चीज़ को मेजर करते हैं। तो याद करो ओम, ओम किसका ऐसा यूनिट है, रेजिस्टेंस का, है ना, रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस में जाओ, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, V/I, है ना, V/I। तो 1 ओम यानी R का वैल्यू 1 ओम है, तो इसका V का क्या होगा, 1 वोल्ट, और I का 1 एम्पियर। यानी सिंपल से अगर हम कहें तो R इक्वल टू V/I है। तो अगर R हमारा 1 ओम है, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट 1 ओम, उस वजह से वोल्ट का ऐसा यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट वोल्ट ही होता है, तो 1 वोल्ट बाई का बाई, और आई का ऐसा यूनिट एम्पियर, 1 एम्पियर। यानी 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। यानी हम लोग कहेंगे कि 1 ओम का रेजिस्टेंस तब प्रोड्यूस होगा जब 1 एम्पियर का करंट 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस तक फ्लो होगा। समझिए बात को कि द करंट फ्लो ऑफ 1 एम्पियर फॉर द 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 ओम। ये तो ओम के बारे में हो गया। अगर 1 एम्पियर बोला जाए, 1 एम्पियर क्या होता है, तो 1 एम्पियर से क्या मेजर करते हैं, करंट यानी आई इक्वल टू क्या होता है, Q/T। तो आई यानी 1 एम्पियर, क्यू का क्या वैल्यू होगा, क्यू को कूलम में मेजर करते हैं, 1 कूलम, टाइम को 1 सेकेंड। तो क्या होगा 1 एम्पियर कि 1 सेकेंड टाइम तक 1 कूलम चार्ज जब तक फ्लो होगा, 1 सेकेंड तक 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा, उसको 1 एम्पियर बोला जाएगा। ठीक है, और 1 वोल्ट क्या होता है, वोल्ट क्या है, पोटेंशियल ना, तो पोटेंशियल इक्वल टू क्या हमने पढ़ा था, W/Q, यही ना। यानी 1 यूनिट चार्ज को, 1 यूनिट चार्ज यानी सीधा सीधी 1 वोल्ट इक्वल टू वर्क डन यानी 1 जूल, और कूलम यानी 1 कूलम, ये जो Q चार्ज है 1 कूलम। तो 1 वोल्ट कब तक क्या होगा कि 1 कूलम चार्ज को वर्क डन करने में, 1 जूल का अगर वर्क डन हम करेंगे 1 कूलम चार्ज को कहीं भी ले जाने में, तो वो हमारा 1 वोल्ट होगा। तो सिंपल सा उस फॉर्मूला में उसका 1 जूल 1 वोल्ट जो है उसका फॉर्मूला में छिपा हुआ है। तो समझ में आ गया कि 1 ओम क्या होगा, 1 ओम यानी रेजिस्टेंस इक्वल टू V/I, V यानी V के लिए 1 वोल्ट और I के लिए 1 एम्पियर। यानी 1 ओम का डिफरेंस समझ गए कि 1 एम्पियर का करंट 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस तक फ्लो होगा, उसको 1 ओम बोलेंगे। बात आ गया समझ में। अब है कि ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ये किसी भी मैटर का, किसी भी मटेरियल पे कब डिपेंड, कैसा डिपेंड करता है, सिंपल सा बात यही है कि जो रेजिस्टेंस है वो किन किन बातों पर, उसका जो प्रॉपर्टी है किन किन बातों पर निर्भर करता है। अगर मान लो कि कोई कंडक्टर हमको दे दिया गया या कोई वायर दे दिया गया और उसमें जो रेजिस्टेंस है वो किन बातों पर निर्भर करता है, तो वो 3 बातों पर निर्भर करता है। कौन सा, पहला है कि लेंथ ऑफ द वायर, वो जो वायर का जो लेंथ है उस पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द वायर। किस तरह लेंथ ऑफ द वायर पर डिपेंड करता है, तो अच्छा ये कहाँ से है, रुक जाओ, रेजिस्टेंस मैं आपको बताता हूँ। ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये आप लोग खुद से निकाल लोगे, मैं निकालने सिखाता हूँ आपको। एक टॉपिक है जो है रेजिस्टिविटी, पहले आप लोग वो समझ लो, शायद यहाँ पे होगा, हाँ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है वो समझोगे। रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी जो है ये क्या करता है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है वैसे हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो कहने का मतलब कि जो हमारा कंडक्टर है, वायर कंडक्टर है, ठीक है, वायर कंडक्टर है, उसमें रेजिस्टिविटी होता है। तो एक बात याद रखोगे
अच्छा नहीं, रुक जाओ, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे। मैं पहले आप लोग को रेजिस्टेंस, यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस से समझा देता हूँ कि रेजिस्टेंस जो है 3 बातों पर डिपेंड करता है। कैसे कि रेजिस्टेंस, उसके बाद ही आपको रेजिस्टिविटी निकलेगा। तो पहले रेजिस्टेंस समझ लो। तो रेजिस्टेंस आपको क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किन बातों पर रेजिस्टेंस निर्भर करता है किसी भी कंडक्टर में, तो 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला कि लेंथ ऑफ द वायर, लिख लोगे लेंथ ऑफ द वायर। किस तरह से? तो लेंथ जितना इंक्रीज करेगा रेजिस्टेंस हमारा उतना ही इंक्रीज करेगा। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। आइए बात समझ में कि रेजिस्टेंस यानी किसी भी कंडक्टिंग वायर का लेंथ हम जितना ज़्यादा करेंगे उसमें रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। आगे समझ में। दूसरा है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया पर कैसे डिपेंड करता है? तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा बढ़ेगा उसमें से जो हमारा रेजिस्टेंस है उतना घटेगा। कहने का मतलब कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। आइए अब समझ में। जो रेजिस्टेंस होगा, अब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या होगा? सपोज करो कि ये है, तो इसका जो ये मोटाई है ना, ये मोटाई क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो यही हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है कि कितना ज़्यादा डायमीटर जितना ज़्यादा होगा उसी पर डिपेंड कर रहा है। तो यानी रेजिस्टेंस जो होगा वो उतना, अगर हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हुआ तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और तीसरा बात जो है वो मटेरियल के नेचर पर, नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मैटर, ठीक है, नेचर यानी उसके नेचर पर। जो भी हमारा कंडक्टर है, जो भी कंडक्टर यूज कर रहे हैं उस कंडक्टर के नेचर पर डिपेंड कर रहा है। द नेचर ऑफ द कंडक्टर यानी वो कैसा है, उसका लेंथ इक्वल है या मोटाई इक्वल है या उसका रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो वो डिपेंड करता है उस पर। तो ये 3 बात अगर क्वेश्चन आ जाए कि राइट द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंडेड, यानी कौन कौन से फैक्टर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो पहला लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द वायर, ये लिखोगे, यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ये हो गया आपका। दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसमें मेंशन करोगे कि इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इंक्रीजेस देन रेजिस्टेंस विल डिक्रीज, यानी दैट मीन्स कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी R इज इक्वल टू 1/A। और उसके बाद फिर जो थर्ड पॉइंट लिखोगे कि द नेचर ऑफ द कंडक्टर। ये 3 बात आपको लिखना है। और चौथा बात मैं बताता हूँ, जो लिखना नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। चौथा बात है उसका टेम्परेचर पर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। क्या होगा टेम्परेचर पे कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज़्यादा हमारे पास रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ये चीज़ याद रखोगे, ठीक है। तो मैंने अभी तक जो बात बोला कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इन दोनों को मिलाएंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो देखो, तो ये रेजिस्टेंस L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यही रेजिस्टेंस 1/A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या होगा, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो L ऊपर था ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और एरिया नीचे था। तो ये हमको रिलेशन मिल गया रेजिस्टेंस, लेंथ और एरिया के बीच में। आगे समझ में। तो ये हो गया रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब समझोगे। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ जो कांस्टेंट आता है उसको ऐसे, आप तो या तो ऐसे लिख सकते हो, बुक में आपको ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है, इस तरह का रहता है, हल्का सा ऐसे करके या हल्का सा ऐसे करके लिखा मिलेगा आपको बुक में, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो या फिर मैंने जो लिखा है आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये साइन हटा तो ये कांस्टेंट आया, और L तो पहले से है और नीचे A। अब इसको क्या पढ़ते हैं, इसको रो पढ़ते हैं, रो, ठीक है। यानी R इज इक्वल टू रो इंटू L/A, R इज इक्वल टू रो इंटू L/A, ये हो गया। अब यही रो जो है इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। आया बात समझ में, रेजिस्टिविटी कहाँ से है? तो ये रेजिस्टिविटी हो गया। अभी रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालना चाहे तो क्या होता है, R इक्वल टू रो इंटू L/A। तो रो को रखेंगे, A डिवाइड में चल जाएगा मल्टीप्लाई में, L मल्टीप्लाई में चल जाएगा डिवाइड में, यानी रो इक्वल टू R इंटू A बाई L। ये हो गया हमारा रेजिस्टिविटी।
तो कोई भी रेजिस्टिविटी बोलेगा तो बोलोगे कि रेजिस्टिविटी इज द प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, यानी लेंथ जितना इंक्रीज करेगा प्रोडक्टिव जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज करेगा। आगे बात समझ में, ये तो हो गया रेजिस्टिविटी। अब जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होता है, तो रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट भी ओम होता है, सॉरी ओम नहीं, रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट ओम मीटर होता है, ओम तो रेजिस्टेंस का होता है। तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम और एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होगा, ओम मीटर। ये चीज क्लियर रखोगे दोनों में। चलो, तो ये हो गया रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी के बारे में अगर लिखना चाहोगे तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि फॉर ए कंडक्टर ऑफ ए लेंथ एल एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इट्स रेजिस्टेंस आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। यहाँ से आप रेजिस्टिविटी के बारे में लिख सकते हो। उसके बाद अब सबसे मेन टॉपिक जो है रेजिस्टेंस, आपको सबको समझ आ गया। रेजिस्टेंस अगर नहीं समझे हो तो फिर से समझना, रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, ये एक अपोजिंग फोर्स है। अपोजिंग फोर्स नेचुरली है, ये क्या करता है कि करंट के फ्लो को अपोज करता है, करंट जितना फ्लो होता है उसको अपोज करता है। और अपोज करने के कारण मैं बताऊंगा, जब आपको हीट पढ़ाऊंगा ना तो वहाँ पे मैं बताऊंगा कि रेजिस्टेंस अपोज करता है तो क्या होता है किसी भी वायर में। और एक चीज़ याद रखोगे कि रेजिस्टेंस जो है वो तीन बात मैंने बताया कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ का, यानी लेंथ जितना ज़्यादा बढ़ेगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा बढ़ेगा। समझ में आ गया बात को कि लेंथ जितना ज़्यादा बढ़ेगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा बढ़ेगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा बढ़ेगा रेजिस्टेंस जो है उतना ज़्यादा घटेगा। तो अच्छा चलो मैं उस पर एक बात आपको समझा देता हूँ कि मान लो ये हमारा वायर है, ठीक है, तो वायर का लेंथ हम बढ़ाते जाते हैं। अगर हम लंबा तार ले लिए तो लंबा तार लेंगे तो उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, रोकने वाला ज़्यादा होगा, समझ बात को। तो करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, उसमें करंट फ्लो होगा तो वो रेजिस्टेंस उसमें ज़्यादा होगा, वो उस करंट को ज़्यादा रोकेगा। लेकिन अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा कर दें, यानी इसका मोटाई बढ़ा दें, तो क्या होगा, उसमें से रेजिस्टेंस कम फ्लो होगा। समझ के बात को। तो हमको जब रेजिस्टेंस कम करना होगा तो क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज कर देंगे, और अगर हमको रेजिस्टेंस इंक्रीज करना होगा तो क्या करेंगे, लेंथ इंक्रीज कर देंगे। चलो अगला हमारा जो सबसे मेन टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जो हमारा न्यूमेरिकल है। एक न्यूमेरिकल तो हम लोग जो अभी पढ़े, दो फार्मूला पढ़े, ठीक है। अभी एक फार्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एक फार्मूला जो मैंने इससे पहले बताया v इक्वल टू वाई आर, ये, या फिर r इक्वल टू वी बाई आई, ये दोनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे, मैं आगे बताऊंगा न्यूमेरिकल जब पढ़ाऊंगा तो। अब है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ना है। तो जो हम लोग रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं उसका दो तरीका होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस को जोड़ने का दो तरीका, ग्रुपिंग करने का या कॉम्बिनेशन करने का दो तरीका है। कॉम्बिनेशन या कहीं कहीं ग्रुपिंग लिखा होता है, तो समझोगे। पहला जो होता है वो है सीरीज ग्रुपिंग या फिर सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज SERIES, और दूसरा होता है पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन या पैरेलल ग्रुपिंग। अब ये सीरीज या पैरेलल क्या होता है समझोगे, ठीक है। चलो सीरीज ग्रुपिंग या पैरेलल ग्रुपिंग हम लोग समझेंगे कि क्या होता है। सीरीज ग्रुप कॉम्बिनेशन में क्या करोगे, देखो। अच्छा हाँ, मैं एक चीज़ आप लोग को बताना भूल गया कि रेजिस्टेंस जो हम लोग मैं पढ़ रहा था, रेजिस्टेंस को क्या चीज़ से दिखाते हैं, रेजिस्टेंस का जो साइन है वो क्या है। मतलब जैसे कि सर्किट को दिखाने का डायग्राम अलग होता है, तो रेजिस्टेंस का डायग्राम, तो रेजिस्टेंस का डायग्राम देखो इस तरह होता है। जहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट बता रहा था वहाँ पे मैंने बताया होगा रेजिस्टेंस को कैसे दिखाते हैं। तो ये सिंबल है रेजिस्टेंस को दिखाने का, ठीक है। ये इस तरह का, ऐसा नहीं कि इतना लंबा लंबा करना है, इतना भी करके छोड़ सकते हैं, ऐसा करके भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। यानी ऐसा हम बना दिए तो हमारा रेजिस्टेंस का साइन हो गया। समझ गए बात को। चलो अब देखोगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या कहता है समझो। सीरीज कॉम्बिनेशन, ये जो कॉम्बिनेशन लोग पढ़ रहे हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये जो कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे देखो, मैंने जो आप लोगों को बताया ये कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब कि रेजिस्टेंस को ही कंबाइन करना है और कुछ दूसरा चीज़ नहीं जोड़ना है, रेजिस्टेंस को ही जोड़ने सीखेंगे, कंबाइन करने सीखेंगे। तो पहला तरीका है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि एकदम सीक्वेंस वाइज, कोई भी इधर उधर नहीं। कहने का मतलब कि सपोज करो हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है,
ठीक है। तो समझोगे ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये सेकेंड रेजिस्टेंस और ये थर्ड रेजिस्टेंस, और हर एक रेजिस्टेंस में दो एंड है, ये पहला एंड ये दूसरा एंड, फिर इसमें भी पहला एंड ये दूसरा एंड, और इसमें भी पहला एंड और दूसरा एंड, है ना। तब इसको कंबाइंड कैसे करेंगे? तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें क्या होता है कि पहला रजिस्टर, ये पहला रजिस्टर है ना, पहला रजिस्टर का दूसरा एंड, ये दूसरा एंड है ना, पहला रजिस्टर का दूसरा एंड ये दूसरा रजिस्टर है, दूसरे रजिस्टर के पहले एंड से जोड़ते हैं। समझे? पहला रजिस्टर का दूसरा एंड दूसरे रजिस्टर के पहले एंड से जोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा रजिस्टर का दूसरा एंड तीसरा रजिस्टर के पहले एंड से जोड़ते हैं, और इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। आए बात समझ में? यानी सीरीज कॉम्बिनेशन इज ए कॉम्बिनेशन इन विच ज्वाइन द सेकेंड एंड ऑफ द फर्स्ट रजिस्टर टू द फर्स्ट एंड ऑफ द सेकेंड रजिस्टर and second end of second register to the first end of the third register. This type of combination are called series combination, and after that all of them are connected by a battery or and switch. बस। तो ये लास्ट वाला बात मैंने जो बोला बैटरी स्विच के बारे में, आपको उसको लिखने की जरूरत नहीं है। बैटरी स्विच के बारे में आपको सिर्फ मैंने जो इतना बताया उसको लिखना है। ये हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। आया बात समझ में? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अब मैं इसको अच्छा से आपको डायग्राम बता देता हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये हो गया हमारा, इसमें बैटरी होगा, ये हमारा स्विच, ये हमारा स्विच हो गया। इसमें आमीटर भी लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे सब में वोल्ट मीटर, ठीक है। और ये हो गया वायर। तो ये हो गया हमारा डायग्राम सीरीज कॉम्बिनेशन का, जिसमें सब एक साथ जुड़ा हुआ है। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन का फायदा क्या है? अब देखो ये रजिस्टर, ये पहला रजिस्टर है इसीलिए इसको R1, ये दूसरा रजिस्टर है तो R2, इसको तीसरा R3। R1 R2 R3 समझे ना क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि एक रजिस्टर है, रजिस्टर क्या करता है? रेजिस्टेंस को मेजर करता है, तो उसको R से दिखाते हैं। तो R1 R2 R3 ये रजिस्टर हो गया। अब यहाँ देखो, सपोज करो यहाँ बैटरी जो, ये हमारे पास बैटरी है, इसमें से अगर करंट जाएगा, इसमें यहाँ पे जो करंट एंटर करेगा I, ठीक है, करंट I, जो करंट I इसमें एंटर करेगा, तो ये I जो मान लो 5 एम्पियर का हम करंट दे रहे हैं, तो 5 एम्पियर का करंट पहले इसमें जाएगा, जाएगा ना, और फिर आगे बढ़ेगा तो 5 एम्पियर का करंट इसमें जाएगा, फिर आगे जाएगा तो 5 एम्पियर का करंट इसमें बढ़ेगा, और इस तरह से बढ़ते मिलते जाएगा। यानी जितना करंट इस बैटरी से मिलेगा इसको, उतना करंट ये बराबर सब में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? ऐसा है क्या कि कुछ करंट इसको मिलेगा, कुछ करंट इसको, कुछ नहीं, करंट तो बराबर हर जगह मिलेगा। समझे बात को? यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का वैल्यू सेम रहता है, नहीं चेंज होता है। समझ गए? हमारा रेजिस्टेंस जो है इसमें करंट का वैल्यू सब में सेम रहता है। इसमें क्या अलग रहता है? इसमें हमारा ये अलग अलग रहता है। समझ गए बात को? अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट है तो आप एक बार फिर से स्टार्टिंग में वीडियो देख सकते हो। अब आप सोच रहे हो कि ये मैंने क्या बोला कि ये अलग, ये भी हर रेजिस्टेंस को अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, हर रेजिस्टेंस को अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। समझे बात को? तो मान लिया कि R1 को पहला मिला V1, इसको V2, इसको V3, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये बात याद रखोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का अमाउंट सेम रहता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस का अमाउंट अलग अलग रहता है। ये क्लियर हो गया? तो आपको डिफरेंशन देना है, सीरीज का पहले डायग्राम बना देना है, डिफरेंशन देना है, और आपको डिफरेंशन देने के बाद इतनी सारी बातें लिखने की जरूरत नहीं है कि ये कांस्टेंट होता है, करंट का वैल्यू सेम रहता है, सेम अमाउंट मिलता है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है तीनों के लिए। इतना बात नहीं लिखना उसमें। आपको जब रेजिस्टेंस डिफाइन करना है, सीरीज कॉम्बिनेशन डिफाइन करना है, इतना नहीं लिखना है। समझ गए बात को? आपको सिर्फ डिफाइन करना है और ये डायग्राम बना देना है, हो गया। अब मैं प्रूफ कर रहा हूँ, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, तो वो मैं बता रहा हूँ। उतना लिखने के बाद, डिफरेंशन लिखने के बाद, डायग्राम डिफरेंशन, उसके बाद आपको लिखना है RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है।
ये मैंने क्या लिखा, RS मतलब ये जो एस सीरीज कॉम्बिनेशन। कहीं कहीं आपको REQ मिलता है, इक्विवेलेंट भी सही है। तो अगर हमको पूरा जो एक हम सीरीज कॉम्बिनेशन किए उस सर्किट में टोटल कितना रेजिस्टेंस है वो जानना है। तो अगर वो सीरीज कॉम्बिनेशन है तो कुछ नहीं, तीनों आर को जितना है, 3 गो हो, 2 हो, 4 5 हो, उन सबको सिर्फ ऐड कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। उन सबको हम ऐड कर दिए तो हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया, टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। आए बात समझ में। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम कैसे निकालेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन जहां देखोगे वहां पे सब रेजिस्टेंस को चुपचाप जोड़ दोगे, वो हमारा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। समझ गए। अब हम लोग इसका फॉर्मूला प्रूफ करते हैं कि ये आर आया कहाँ से, क्योंकि एग्जाम में आता है कि प्रूफ दी सीरीज कॉम्बिनेशन को प्रूफ करना है। तो प्रूफ में क्या करोगे, काम वही करना है। मैंने जो पहला डायग्राम बनाया, डायग्राम आप वही बनाओगे। डायग्राम बनाने के बाद डिफाइन करोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन डिफाइन करना है, हर बार करना है। डिफाइन करोगे, डिफाइन करने के बाद क्या करना है वो समझो। डिफाइन करने के बाद फिर से एक बार डायग्राम बना दोगे, जो मैं डायग्राम बनाया हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है समझो। मैंने बताया था कि वहाँ पे करंट सेम जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग, यही ने बताया था। एक छोटा सा मैं डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ फटाफट। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ पे ये हो गया, ये। तो क्या होगा, ये हमारा R1 R2 R3, ये V1 V2 V3, ठीक है। तीनों के लिए अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ से करंट I फ्लो हो रहा है। अब देखो फटाफट, तो इसमें तो हम लोग वही बात को लिखेंगे प्रूफ में कि लेट R1 R2 R3 आर 3 रजिस्टर या 3 रजिस्टर एंड I is the current which is flowing through them and V1 V2 V3 are 3 potential difference between the wires। इतना समझ गए। उसके बाद लिखोगे फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बताया है, ओम्स लॉ बताता है कि V इक्वल टू आई आर, है ना। ओम्स लॉ बताता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाए थे तो आर आया था, तो V इक्वल टू आई आर। तो चूंकि यहाँ पे V अलग अलग है तीनों में, देखो तीनों में अलग अलग है ना, V1 है, V2 है, V3 है, तो तीनों का अलग अलग निकालेंगे। जब V1 होगा, ये इक्वेशन 1 रखेंगे याद, ठीक है, याद रखना इक्वेशन 1। जब V1 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, ये R1, I तो सब में सेम है ना, सब में I ही जा रहा है, तो I का वैल्यू वही रहेगा। R पहला रजिस्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V1 और रेजिस्टेंस R1। दूसरा V2 के लिए IR2 और V3 के लिए IR3। कॉपी में लिखते चलोगे, तीनों निकल गया। अब क्या करेंगे, एडिंग ऑल ऑफ देम, ये तीनों को ऐड करेंगे, समझे बात को। तो जब तीनों को ऐड करेंगे तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू IR1 IR2 प्लस IR3। समझ गए बात को, ये कहाँ से आया, IR1 IR2 IR3, ये हो गया। अच्छा एक काम करो, इसको ऐसे ना करके आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो हमारा टोटल भी आया, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस टोटल है वो कितने पार्ट में बटा, 3 पार्ट में, V1 V2 और V3 में बटा। और चूंकि टोटल जो V होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, IR, सिर्फ यही होता है, V इक्वल टू IR लिख दिए। इस V1 का वैल्यू कितना था, IR1, इस V2 का वैल्यू कितना था, IR2, और इस V3 का वैल्यू कितना था, IR3। समझ गए। तो देखो IR इक्वल टू, तीनों में आई कॉमन है, ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, आई कैंसिल हुआ, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। प्रूफ हो गया। ये तो प्रूफ करना है, तो इस तरह से प्रूफ हो गया हमारा कि जो रेजिस्टेंस है उस सीरीज में अगर रहेगा तो ये वैल्यू होगा। उम्मीद आपको समझ में आएगा। एग्जाम में ये 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का आता है प्रूफ करने, तो आप इस तरह से प्रूफ कर लोगे। और अगर यहाँ पे आप जो मैं बोलता हूँ अगर उसको आप लिख लोगे और उसके बाद आप उसको समझोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखोगे नेक्स्ट हमारा है वो है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो मैंने डायग्राम यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन बना दिया था, अब है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे समझो, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे इसको बाद में यूज़ करेंगे हम लोग, पहले मैं आपको समझा देता हूँ उसके बाद इसको यूज़ करेंगे। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें क्या होता है, उसमें जो 3 रजिस्टर है
ठीक है, ये वायर हो गया, ये हो गया एक रजिस्टर, ये हो गया दूसरा रजिस्टर, ये हो गया तीसरा रजिस्टर, ये हो गया, यानी तीनों रजिस्टर अलग अलग, वो तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ गए, ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये ऊपर का है, ये R1, ये R2, R3। अब एक बात बताओ, घर पे सपोज को इसको रेजिस्टेंस मत मानो, ठीक है, रेजिस्टेंस मत मानो, इसको एक घर मान लो। ये अगर हम 2 3, ये 3 घर है। अब यहाँ से क्या किया, वाटर सप्लाई आ रहा है, वाटर सप्लाई है, तो पानी मान लो 200 लीटर जो है वाटर यहाँ से पास किया जा रहा है। तो कुछ वाटर यहाँ जाएगा, कुछ वाटर यहाँ जाएगा, और कुछ वाटर यहाँ जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? क्या ऐसा होगा क्या कि 200 लीटर यहाँ जाएगा, 200 लीटर यहाँ जाएगा, और 200 लीटर सब में 200 जाएगा क्या? नहीं। कैसे जाएगा 200? वो तो एग्जैक्ट पूरा 200 है, और वो 3 जगह बढ़ जाएगा वो। समझे बात को? तो उसी तरह से क्या होता है, यहाँ पे देखोगे, मैं थोड़ा सा बैक करता हूँ डायग्राम को। तो इसमें क्या होता है कि अगर यहाँ से मान लो कि करंट पास करते हैं हम लोग, ये हमारा R1, R2, R3 है, इसमें से I करंट पास होगा, तो क्या होगा, कुछ करंट इसको मिलेगा, कुछ करंट इसको मिलेगा, कुछ करंट इसको मिलेगा। तो सपोज करते हैं कि इसको I1 करंट मिला, इसको I2 करंट मिला, और इसको I3 करंट मिला, यही ना। और ये हमारा R1, ये हमारा R2, और ये हमारा R3। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है तीनों के लिए सेम होगा, तीनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे सेम होगा। तो सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के लिए अलग अलग था, जबकि जो हमारा पैरेलल है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के लिए सेम होगा। इतना बात हो गया, डायग्राम बना लिए, इतना बात आप डिफरेंशियल में लिख दोगे। उसके बाद आपको प्रूफ करना होगा, तो प्रूफ में क्या लिखोगे कि लेट R1, R2, R3 आर 3 रजिस्टर in which current I1, I2, I3 flowing through them, I1, I2, I3 तीन करंट फ्लो हो रहा है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस भी आर कनेक्टेड। इतना बात लिख लोगे थ्योरी में। उसके बाद प्रूफ में इतना लिखना है। लिखने के बाद उसके बाद क्या लिखोगे कि अब हम लोग यहाँ डायग्राम में जाते हैं, R1, R2, R3 है, तो वहाँ लिखने के बाद आप लोग क्या करोगे, लिखोगे फ्रॉम ओम्स लॉ। फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में क्या, V = IR, V = IR ओम्स लॉ में इतना लिख लोगे, V = IR ओम्स लॉ। तो अब देखो ओम्स लॉ जब यूज़ करेंगे V = IR, तो हमारे पास क्या क्या आया था यहाँ पे देखो, तो R मल्टीप्लाई में ना है, R उधर से क्या होगा डिवाइड में, तो I = V/R। अब आप सोचोगे सर उसमें V = IR बनाए थे, इसमें I = V/R क्यों बना रहे हैं? तो पहले वाले में क्या हो रहा था कि वहाँ पे R जो है वहाँ पे R और V ये दोनों क्या हो रहा था कि डिफरेंट था, R1, R2, R3 था, V1, V2, V3 था। इसलिए हम लोग क्या लिए थे, V = IR, एक ही साइड एक ही साइड। इसमें क्या है, इसमें इस बार I1, I2, I3 जाएगा, इसमें जाएगा ना। मैंने पहले बताया हुआ था कि कुछ करंट यहाँ जाएगा I1, कुछ करंट यहाँ जाएगा I2, और कुछ करंट यहाँ जाएगा I3। यहाँ पे हम लोग I दे रहे थे सप्लाई, और ये 3 भाग में पट गया, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम रहेगा। तो इसमें हम लोग I हो रहा, उसमें क्या हो रहा था, V डिफरेंस हो रहा था, इसमें I, तो इसमें I बराबर, उसमें V था इसलिए V = IR ले रहे थे, और यहाँ पे I है इसलिए यहाँ पे I डिफरेंस तीनों पे अलग अलग अमाउंट में जा रहा है, तो I = तो यहाँ से I का वैल्यू निकालेंगे तो V/R होगा ना, तो I = V/R। तो लिखेंगे फ्रॉम ओम्स लॉ, लिख लोगे फ्रॉम ओम्स लॉ I = V/R। ठीक है, तो चूंकि I क्या है, I1 पहला यहाँ पे I1 जा रहा है, तो I1 का वैल्यू क्या होगा, V/R1। दूसरा I2 का वैल्यू क्या होगा, V/R2, और तीसरा I3 का वैल्यू क्या होगा, V/R3। इतना समझ में आ गया। उसके बाद इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, एडिंग द इक्वेशन 1, 2, 3 ऐड करोगे तो क्या होगा, देखो तो इधर वाला ऐड करोगे तो I1 + I2 + I3 इधर वाला आएगा, और उधर राइट साइड वाला जोड़ोगे तो क्या आएगा, I = क्या था, V/, तो V/R1, V/R2 और V/R3 इतना आएगा।
अब देखोगे यहाँ पे कि I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तो टोटल I था ना, ये I ही तो 3 भाग में डिवाइड था, यानी I से ही बना है, यानी पूरा का वैल्यू क्या हो गया I इक्वल टू भी। अब देखो यहाँ पे भी तीनों में भी कॉमन है ना, ले लेंगे, क्या बचेगा, भी की जगह पे 1 बचेगा, 1/R1 1/R2 और 1/R3 बचेगा। अब देखो ये I है ना, तो ये I का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, I का फॉर्मूला पढ़े थे V/R, यही पढ़े थे ना, V/R, और इक्वल टू इतना लिख लोगे, मेरे पास जगह इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, ये पूरा I इक्वल टू, देखो मैं फिर से लिख रहा हूँ, ठीक है, क्या हमारे पास क्या आया था, हमारे पास आया था लास्ट में कि I इक्वल टू V/R1 V/R2 और V/R3। I का फॉर्मूला क्या होता है, V/R जानते हैं, और तीनों में भी कॉमन है ना, 1 2 3 भी कॉमन है, तो ऊपर बचा 1 नीचे R1, ऊपर बचा 1 नीचे R2 और 1/R3 ये बचा। अब देखो ये भी कैंसिल हो गया, 1/R इक्वल टू 1/R1 1/R2 और 1/R3, ये P पैरेलल के लिख दो या फिर इक्विवेलेंट लिख दो, कुछ भी लिख दो, ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया पैरेलल में। अगर हमारा रजिस्टर पैरेलल में होगा तो पैरेलल में 1/R का वैल्यू 1/R1 1/R2 1/R3 ये हो जाएगा हमारा वैल्यू फॉर्मूला। तो इस तरह से प्रूफ हो गया, अगर प्रूफ पूछे एग्जाम में आता है तो इस तरह से आप प्रूफ बना दोगे, लिख लोगे, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हमको फॉर्मूला मिला RS, यानी सीरीज में अगर रहेगा तो क्या करेंगे, तीनों को चुपचाप जोड़ देंगे, ऐसा नहीं कि 3 2 भी रह सकता है तो भी जोड़ेंगे, 5 भी रह सकता है तभी 5 को जोड़ेंगे। उस तरह से अगर पैरेलल में रहा तो 1/R इक्विवेलेंट, या फिर इक्विवेलेंट की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/R P मतलब पैरेलल, 1/R1 1/R2 और 1/R3 ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो ये दोनों फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, अगर सीरीज में होगा तो इसको यूज़ करेंगे, पैरेलल में होगा तो इसको यूज़ करेंगे। इस तरह से हमारा दोनों फॉर्मूला प्रूफ हो गया। अब हम लोग का क्या है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखने से पहले हम लोग डिफरेंस जानना चाहेंगे, कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस जानना चाहेंगे हम लोग। तो मैं बोलते जाऊँ, आप लिखते जाओगे, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। पहला में डिफरेंस क्या होगा कि जितने भी रेजिस्टेंस है उन सब में जो करंट होगा सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, ये मैंने बताया पहले सीरीज में, एक करंट का जो अमाउंट है सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम अमाउंट में होगा और इसमें करंट जो है डिफरेंट होगा। कहने का मतलब कि सीरीज में जो करंट है, करंट फ्लो इन सेम अमाउंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन डिफरेंट अमाउंट, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम अमाउंट में फ्लो होगा और करंट हमारा डिफरेंट अमाउंट में, ठीक है। और दूसरा बात इसमें है कि इसका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो जितना भी रजिस्टर दिया हुआ है उन सब का समेशन के बराबर, यानी उन सबको सिर्फ ऐड कर देना है, वो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन निकल जाएगा। लेकिन पैरेलल में किसके बराबर होगा, पैरेलल में उनका जो रेजिस्टेंस होगा वो उनके अपोजिट के समेशन के बराबर होगा। आगे बात समझ में, 2 हो गया। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे कि तीसरा बात ये लिखोगे कि सपोज करो कि जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा, रेजिस्टेंस मतलब क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3, यही ना सीरीज में, तो जो टोटल वैल्यू आएगा वो हमेशा किसी एक सिंगल वैल्यू से ज़्यादा होगा, समझ गए। लेकिन जो पैरेलल है, पैरेलल का जो वैल्यू आएगा 1/R1 1/R2 और 1/R3, इन तीनों का समेशन किसी एक से ज़्यादा नहीं होगा, उससे कम होगा। आगे समझ में, कहने का मतलब कि मान लो अगर हमारे पास रेजिस्टेंस 3 रेजिस्टेंस दिया हुआ है, एक का वैल्यू R1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 ओम, दूसरा का वैल्यू दिया हुआ है 5 ओम और तीसरा का वैल्यू दिया हुआ है 1 ओम। ये तो सिंगल है, इसको जब हम पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे 1/2 1/5 और 1/1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगा ना वो किसी एक से ज़्यादा नहीं आ सकता है। क्यों, क्योंकि ये 1 बाई कितना डिवाइड करें तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना, क्योंकि ये वैल्यू अपने आप में सबसे बड़ा है। समझ गए बात को।
ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना होगा। अब लास्ट एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर जो सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में जितना भी हम रेजिस्टेंस लगाए हैं, अगर उसमें से कोई एक रेजिस्टेंस को बंद कर दिए या हटा दिए तो उसमें से जो करंट पास हो रहा ना वो जीरो हो जाएगा, एक भी करंट पास नहीं होगा। आया बात समझ में? लेकिन अगर पैरेलल में ऐसा करेंगे तो जो रेजिस्टेंस को हटाएंगे सिर्फ वही रेजिस्टेंस से करंट फ्लो करना बंद होगा और बाकी रेजिस्टेंस से पास होगा। कैसे देखोगे, सीरीज में तो ये सब एक साथ कनेक्टेड है, ठीक है, तो सेम करंट पास हो रहा है यहां से, ठीक है। अगर ये अलग खराब हो गया तो इससे पास हो ही नहीं रहा है तो ये अगला में कहां से जाएगा? नहीं जाएगा। जब इसी से पास नहीं हो रहा तो इसमें जा ही नहीं सकता है। लेकिन अगर पैरेलल कर दे, ये इस तरह का था, ये हो गया, तो इससे करंट तीनों में अलग अलग पास हो रहा है। अगर मान लो कि कोई एक रजिस्टर खराब भी हो गया तो बाकी दो तो चलेगा क्योंकि दोनों को अलग अलग करंट मिल रहा है, ये चलेगा। इसीलिए हमारे घर में जो है पैरेलल कनेक्शन होता है, सबके लिए अलग अलग कनेक्शन। तो ये बात हमेशा याद रखो, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि क्यों हम लोग घर में पैरेलल सीरीज यूज करते हैं ना कि पैरेलल हम लोग कॉम्बिनेशन यूज करते हैं ना कि सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या रीज़न है? तो आप बता दोगे कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करेंगे तो उसमें से अगर कोई एक भी अप्लायंसेस खराब होता है तो उसके चलते सब डैमेज हो जाएगा। सब डैमेज मतलब कि सब चलना बंद हो जाएगा। लेकिन पैरेलल में क्या होता है कि जो एक खराब हुआ है बस वही एक खराब रहेगा, बाकी सब हमारा चलेगा। तो आया बात समझ में कि क्या होता है हमारा पैरेलल सीरीज और पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है? ये सब चीज़ क्लियर होगी आप लोग को। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो भी हीट जनरेट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये सिंपल सा बात है कि किसी भी अगर कंडक्टर से हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो वो हीट हो जाता है या फिर उसमें से इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में वो कन्वर्ट होने लगता है और उसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आया बात समझ में? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं? कि सपोज करो कि कोई हमारा कंडक्टर है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। अब ज़्यादा अमाउंट में अगर इलेक्ट्रिक करंट पास होगा और ज़्यादा टाइम के लिए तो एक समय देखोगे घर में जब वायर से करंट पास होता है ज़्यादा देर होता है तो देखोगे वायर गर्म हो जाता है। तो क्यों हुआ? ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का वो नेचर के कारण, हीट इफेक्ट के कारण वो हीट हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखोगे इसमें हम लोग को जानना है कि अगर कोई भी कंडक्टर है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसमें से हीट तो निकल रहा है, हीट निकल रहा है ना, तो उसमें जो रेजिस्टेंस के अपोजिट में जो हीट प्रोड्यूस होता है वो टोटल वर्क के बराबर होता है। अब अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि इसमें हीट तो ठीक है प्रोड्यूस होता है पर हीट प्रोड्यूस होता कैसे है, उसका रीज़न क्या है? तो रीज़न क्या बताओगे समझो। पहले मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि मान लो सपोज करो कि एक हमारे पास ये चौड़ा सड़क है, ठीक है, ये हमारा चौड़ा सड़क है, इस पे हम लोग जा रहे हैं, पैदल हम लोग वॉकिंग कर रहे हैं, पूरा रोड खाली है, ठीक है, या एक दो आदमी चल रहा है, हम इजीली आराम से मूव कर जाएंगे। क्या हमको चलने में कोई ज़्यादा फोर्स लगेगा क्या या कुछ भी? उसमें हम ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा हीट का महसूस नहीं करेंगे। लेकिन जब भीड़ भाड़ हो जाता है, यानी समझो कि कोई भी मेला आ जाता है, वोकेशन आता है, फेस्टिवल आता है, उसमें उस जगह पर पूरा क्या होता है, गैदरिंग हो जाता है, वहाँ पे जो पीपल है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, क्राउड ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि जब हम वही रास्ता को पार करते हैं तो जैसे ही रास्ता को पार कर लेते हैं तो हमारे बॉडी में पूरा हीट आ जाता है, हम गर्म हो जाता है, हमारे बॉडी से पूरा पसीना निकलने लगता है। क्यों? क्योंकि हमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ा वही रोड को पार करने में, वर्क डन ज़्यादा लगा, समझे बात को, और हीट प्रोड्यूस होने लगता है। उसी तरह से सपोज करो, एक मिनट में इसको बैक कर लेता हूँ, कि उसी तरह से सोचोगे कि अगर सिंपल रोड है, अगर ये रोड ना कह करके अगर इसको हम कंडक्टर बना दे, ये हमारा, तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, ठीक है,
तो स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब पास हो रहा है तो ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन क्या होगा कि हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी को रोकने वाला एक कौन होता है, रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिसिटी का जितना ज़्यादा अमाउंट होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, और रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा उसको रोकेगा उतना ज़्यादा उसमें हीट प्रोड्यूस होगा, और हीट प्रोड्यूस होने के कारण उसमें जो वायर है वो गर्म हो जाएगा। जैसा कि हमने बताया कि मेला में अगर क्राउड बढ़ जाएगा, आदमी बढ़ जाएगा, तो वो आदमी के कारण हमारे बॉडी में हीट आ जाएगा, क्योंकि वो हमको रोक रहा है ज़्यादा आगे बढ़ने से। उस वजह से रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, करंट के फ्लो को रोक रहा है, जिससे कि उसमें हीट जो है प्रोड्यूस होने लग रहा है। तो जिससे कि वो क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये बात समझ में आपको आ गया होगा। अब है कि इसका जो अमाउंट है, उसका जो वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे। उसका वैल्यू मैं सीधा सीधे बताता हूँ कैसे निकालोगे। एक फॉर्मूला है W = VIT, आप इसको लिख लोगे, ठीक है। W = VIT। आप बोलोगे सर ये कहाँ से आया W = VIT, तो सिंपल सा है, अगर आप लाना चाहते हो तो Q का फॉर्मूला होता है I × T। अब I × T कहाँ से आया, ये भी अगर बताना है तो I का फॉर्मूला देखो Q/T होता है, T चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो Q = I × T हो गया, I × T। और वर्क डन का फॉर्मूला होता है Q × V। अब सोचो Q × V कहाँ से होता है, तो याद रखो कि हम लोग पढ़े हैं कि V = W/Q, तो यहाँ से V × Q हो गया W का वैल्यू। अब देखो तो Q का वैल्यू I × T है ना, तो पुट कर दो Q का वैल्यू I × T, और ये V आ गया, यानी V = IT आया। तो याद रखोगे कि V और जो W है वर्क डन है वो V × I × T के बराबर होता है। ये फॉर्मूला याद रखोगे वर्क डन का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वर्क डन का। अब वर्क डन के कारण यहाँ पे देखोगे V का फॉर्मूला वगैरह पुट करना चाहिए। V = क्या होता है IR, तो I × R, और यहाँ पे I और A तो पहले से है, I और T तो पहले से है, तो I × I² W = I² RT। तो ये वर्क डन है। अब वर्क डन करने के कारण हमारे बॉडी में एनर्जी आता है, हीट आता है, तो इसको हम लोग हीट भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स कि हीट का फॉर्मूला हो गया I² RT, हीट H = I² RT। समझ गए बात को। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन कौन से जो है एलिमेंट्स जो है उस पर डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहला कि जो भी एनर्जी होगा, जो भी हीट होगा, वो I² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा, जो एनर्जी होगा वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और तीसरा बात, जो हीट होगा या एनर्जी होगा वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी U जो है I² के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, R के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और T के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इस तरह से हमको मिला U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² RT। तो यही U की जगह पे हम लिख दिए थे क्या, H, हीट, क्योंकि दोनों एनर्जी है, हीट या एनर्जी बात सेम है, तो I² RT ये हमको मिल गया। इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ। आया बात समझ में, जूल्स लॉ क्या होता है। तो ये हमारा जूल्स लॉ है, इसमें कंफ्यूज नहीं करोगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे जूल्स लॉ जो, अच्छा यहाँ पे मैंने टॉपिक नहीं दिया ना, जूल्स लॉ यहाँ पे नहीं दिया, यही हमारा जूल्स लॉ है। अगर कोई पूछेगा कि जूल्स लॉ क्या होता है तो उसमें आप ये बता दोगे कि ये हमारा जूल्स लॉ है। किसी भी अगर कंडक्टिंग वायर से करंट पास हो रहा है तो उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाता है उसमें, और जो हीट प्रोड्यूस होता है उसी को हम लोग जूल्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। और किस पे डिपेंड करता है, ये तीन बात मैंने बता दिया कि करंट पे, अगर करंट जितना ज़्यादा बढ़ेगा एनर्जी उतना ज़्यादा होगा, अगर हमारा रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ेगा उसमें भी एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगा, और अगर जितना ज़्यादा टाइम लगेगा तब भी हमारा एनर्जी जो है इंक्रीज करेगा। तो इस तरह से हमारा क्लियर हो गया। लास्ट टॉपिक हमारा है कि जो, अच्छा ये यूजेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। तो यूजेस क्या है, यूजेस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का यूजेस बहुत सारा है। अगर यूजेस जानना चाहे तो जैसे कि हमारे घर में बिजली का जो चूल्हा बोलते हैं, हीटर बोलते हैं, या फिर आयरन जो हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डायग्राम नहीं दिया मैंने, तो वहाँ पे कर सकते हैं। और फिर सोल्डरिंग रॉड जो है, या टोस्टर जो है, फिर रूम हीटर जो है, ये सब के सब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करते हैं। तो इन सब का ये सब यूजेस है, वो सबको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का बात आया, उसका अप्लायंसेस यूजेस का बात आया, तो उसमें दो तीन जो इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। पहला है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में हम लोग अगर बात करें, देखोगे इलेक्ट्रिक बल्ब, तो सिंपल से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब बनाना चाहें
देखोगे ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक बल्ब। ये इलेक्ट्रिक बल्ब है हमारा, और इसके अंदर देखोगे पतला सा जो होता है फिलामेंट होता है, ठीक है। इसके अंदर पतला सा इस तरह से ये जो वायर की तरह मिल जुड़ा रहता है इस तरह से, ये पतला सा इसके अंदर फिलामेंट होता है। तो अब समझोगे ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब में ये जो फिलामेंट होता है ना, वो किसका बना होता है? पता पता तार अगर देखते होगे तो वो टंगस्टन का बना होता है। हमेशा याद रखोगे वो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। अब ये जो टंगस्टन है, टंगस्टन, इसमें और एक और बात कि ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है इसमें कौन सा गैस होता है? इसमें इलेक्ट्रिक बल्ब में नाइट्रोजन और आर्गन गैस का मिश्रण डाला रहता है। आर्गन, नाइट्रोजन और आर्गन का इसमें गैस डाला हुआ रहता है, ये बात समझोगे, ठीक है। तो अगर जो हमारा फिलामेंट है वो एयर के कांटेक्ट में आता है और इलेक्ट्रिक करंट वहाँ से पास होता है, तो हवा एयर से वो ऑक्सीजन ले लेगा और ऑक्सीडाइज होकर के ब्रिटल हो जाएगा और टूट जाएगा। और यही रीज़न देखोगे कि अगर जलता हुआ बल्ब पर अगर पानी का छींटा मारोगे तो वो ब्लास्ट कर जाता है। क्यों? क्योंकि वो वाटर से ऑक्सीजन लेकर के वो फिर ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज होकर के वो ब्लास्ट कर जाता है। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि जो उसमें गैस भरते हैं वो वैसा गैस भरते हैं जो इनर्ट गैस हो, ज़्यादा रिएक्शन ना करता हो, और उसको लो टेम्परेचर पर भरा जाता है ताकि उसमें कन्वेक्शन के द्वारा कोई भी हीट का नुकसान ना हो, और रेडिएशन के द्वारा ऊष्मा का जो नुकसान होना है वो काफ़ी कम हो जाता है, और सरफेस एरिया जो है वो भी काफ़ी कम इसमें होना चाहिए। और इसीलिए यही रीज़न है कि उसमें जो वायरिंग होता है वो काफ़ी इस तरह से कुंडली फॉर्म में, यानी काफ़ी घुमा करके कर्ली फॉर्म में रखा जाता है। तो ये बात समझ में आ गया। अब है कि ये जो फिलामेंट इसमें बना होता है वो टंगस्टन का ही क्यों बना होता है? टंगस्टन का बना इसलिए होता है क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और लगभग कितना होता है? लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस। अब मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या हो गया ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर मैं समझाता हूँ। मेल्टिंग पॉइंट 3400 डिग्री का मतलब कि जब तक हीट 3400 डिग्री सेल्सियस तक नहीं जाएगा ये मेल्ट करेगा ही नहीं, ये गलेगा ही नहीं। यानी उसको गलने के लिए इससे ज़्यादा का हीट चाहिए, यानी हम इसमें इससे थोड़ा सा कम तक हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं, उतना तक हम इसमें एनर्जी जो क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पास कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक दे सकते हैं। और यही रीज़न है कि ये बिना जले 2700 डिग्री सेल्सियस तक ये क्या बोलते हैं वाइट हॉट टेम्परेचर देते रहता है, ठीक है। और इसका जो रेजिस्टिविटी है वो काफ़ी कम होता है, इसलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पतला और जो बोलते हैं लेंथ उसका लंबा लेना पड़ता है ताकि प्रतिरोध अधिक हो और उसमें अधिक उत्पन्न हो। कहने का मतलब सिंपल सा बात है कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा हीट उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा करंट को रोकेगा, और जितना ज़्यादा करंट को रोकेगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। सिंपल सा बात है। तो हम लोग पढ़े हैं कि रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा? रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी लेंथ जितना लंबा करे उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? एरिया को घटाना पड़ेगा, यानी उसका मोटाई को घटाना पड़ेगा, पतला करना पड़ेगा। यानी वायर जितना लंबा हो और जितना पतला हो उसमें क्या होगा कि हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो अगर हीट प्रोड्यूस करना है हमको तो उसका क्या करना होगा? उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा करना पड़ेगा। और रेजिस्टेंस कैसे ज़्यादा होगा? रेजिस्टेंस हमको ज़्यादा करने के लिए मैंने बताया कि वायर को लंबा होना चाहिए और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होना चाहिए। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया हो। अब नेक्स्ट है घर में जो सेफ्टी फ्यूज़ यूज़ करते हैं, सेफ्टी फ्यूज़ जो यूज़ करते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सेफ्टी फ्यूज़ वो क्या होता है? तो जनरली जो है सेफ्टी फ्यूज़ वो सीसा जो लेड बोलते हैं और जो टीन है एसएन, यानी एसएन एंड पीवी का बना होता है, ठीक है। एसएन या पीवी का बना होता है जिसको फ्यूज़ बोलते हैं। ये प्लास्टिक के ढके हुए उपकरण जैसा होता है, और इसमें जो है जिंक या फिर हम लोग लेड भी बोल सकते हैं, ठीक है। और एसएन यानी टीन,
इन दोनों का मिला करके जो एलॉय बनता है, मिश्र धातु जो बनता है एलॉय, इससे फ्यूज़ हमारा उसका बना हुआ कतार लगा हुआ रहता है फ्यूज़ में। समझे बात को? अगर कोई पूछा जाए कि फ्यूज़ के अंदर, मान लो फ्यूज़ का मैं डायग्राम अगर बनाना चाहूँ तो देखोगे मैं बना रहा हूँ, ये हो गया नीचे में हमारा इस तरह का, फिर साइड से इस तरह मैं लगा देता हूँ, फिर ये हो गया छोटा सा, फिर यहाँ पर उस तरह से, ये हो गया फ्यूज़, देखिए हो गया आप घर में। और इन दोनों के बीच में एक वायर कनेक्टेड रहता है, तो यही जो वायर है ना, ये किसका बना होता है? तो SN और PB, लेड का, इन दोनों का मिश्र धातु, इन दोनों का एलॉय से ये बना होता है, याद रखोगे। और इसकी जो रेजिस्टिविटी होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी कम होता है। अब पूछा जाए कि मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों? तो ये जो फ्यूज़, इसका यूज़ कहाँ है? ये फ्यूज़ है, इसका यूज़ ये है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है उसको ब्लास्ट होने से बचाना। कैसे? तो ये फ्यूज़ जहाँ लगा रहता है, तो फ्यूज़ क्या करता है कि इस फ्यूज़ के थ्रू जो करंट है वो बाकी हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक बल्ब है या हीटर है या फिर रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, उन सबको करंट जाता है इसके थ्रू। अगर ये नहीं लगाएंगे तो डायरेक्ट करंट जाएगा, ठीक है। और अब हमको करंट जो बाहर के हमारे इलेक्ट्रिक लैम्प, जो बाहर के क्या बोल सकते हैं, बिजली के खंभे जो हैं उसके थ्रू हमारे पास करंट आता है, तो उसमें करंट हमेशा सेम अमाउंट में नहीं आता है, कब उसमें फ्लक्चुएट करता है, कभी करंट ज़्यादा आता है कभी कम आता है। अब सपोज़ करो कि घर में अगर हम एक बल्ब यूज़ कर रहे हैं जिसको मान लो कि 9 वोल्ट का उसको चाहिए, ठीक है, या 9 एम्पियर करंट चाहिए, समझो उसको। लेकिन अब हमको करंट जो आ रहा, मान लो हम फ्यूज़ यूज़ नहीं कर रहे, डायरेक्ट हम करंट बाहर के इलेक्ट्रिक जो लैंप है वो सबसे यूज़ कर दिए, डायरेक्ट करंट आ रहा, अब वो एक बार में दे दिया 100 एम्पियर, कभी दे दिया 50 एम्पियर, कभी दिया 2 एम्पियर। तो 100 एम्पियर 50 एम्पियर देगा तो ये तो ब्लास्ट कर जाएगा ना। और कम देगा तो क्या होगा, वो बहुत लो जलेगा, यानी कभी लो कभी ज़्यादा, कभी लो कभी ज़्यादा, इस तरह से वो क्या होगा, ख़राब या तो हो जाएगा या फिर ब्लास्ट कर जाएगा। तो हमको कुछ ऐसा अप्लायंसेस लगाना पड़ेगा जो क्या करे, इसको कंटिन्यू जितना हमको चाहिए उतना दे। तो क्या होगा कि हम लोग क्या करते हैं कि इस फ्यूज़ को यूज़ करते हैं। इस फ्यूज़ में क्या होता है कि हम लोग लो मेल्टिंग वाला मटेरियल यूज़ करते हैं। लो मेल्टिंग मतलब कितना, मान लो हमको ज़रूरत है 15 एम्पियर तक, ठीक है, तो इसमें 15 एम्पियर वाला सेट यूज़ करते हैं, ताकि अगर 15 एम्पियर से ज़्यादा का करंट आए तो पहले यही उड़ जाए, ये उड़ जाएगा तो इसके थ्रू ना बाकी अप्लायंसेस कनेक्टेड है, ये उड़ेगा तो अब करंट तो आगे जाएगा ही नहीं, बाकी हमारा हीटर या ट्यूब में ये सब में करंट तो जाएगा नहीं, तो वो सब बच जाएगा, सिर्फ यही फ्यूज़ हमारा ब्लास्ट होगा। अगर ये फ्यूज़ नहीं रहा तो डायरेक्ट ये करंट चला जाएगा हमारे अप्लायंसेस पे और सारे अप्लायंसेस ख़राब हो जाएंगे। तो इसीलिए फ्यूज़ को हम लोग लो मेल्टिंग का देते हैं जितना हमको रिक्वायर्ड होता है, ताकि अगर उससे रिक्वायर्ड से ज़्यादा टेम्परेचर आए, रिक्वायर्ड से ज़्यादा अगर करंट आए तो वो करंट क्या करे, इसको उड़ा दे और बाकी हमारा जो घर का अप्लायंसेस वो बचा रहा है। तो ये था कॉन्सेप्ट इसके पीछे जो आपको याद रखना है। समझ गए बात को? चलो, ये था हमारा क्या बोलते हैं, फ्यूज़ के बारे में। अब है हमारा लास्ट टॉपिक, वो है इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर जो है एक्चुअल में, मैं अगर आप लोग क्लास 9 का मेरा वीडियो देखोगे तो वहाँ पे भी मैंने पावर पढ़ाया, वहाँ पे भी आप देख सकते हो पावर के बारे में क्या होता है। तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक पावर को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, P = W/T। P = W/T मतलब कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होता है पर यूनिट टाइम में, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रिक पावर इज जनरेटेड बाय पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। यानी वर्क डन, ये हमारा वर्क डन हो गया, यानी कितना वो एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है कितने टाइम में, यानी पर यूनिट टाइम में जितना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम लोग पावर बोलते हैं। पावर = W, यानी वर्क डन बाई टाइम। अब W का वैल्यू हम लोग जानते हैं, W का वैल्यू क्या, I² RT। हमने इसके पहले बताया हीटिंग इफेक्ट में, W ही वर्क डन ही एनर्जी है और एनर्जी ही हीट है, ठीक है। I² RT/T, T कैंसिल हो गया,
तो P इक्वल टू क्या आ गया फॉर्मूला, आई स्क्वायर आर। ये हो गया हमारा P का वैल्यू। अब आगे यूज करते हैं, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर आया, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। अब क्या है कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर जानते हैं, तो आई आर की जगह पे V लिख सकते हैं ना। देखो यहाँ पे 2 आई है ना, इसको I इंटू आर लिख सकते हैं ना। तो इस आई आर की जगह पे V लिखेंगे, तो P इक्वल टू ये V और ये I, P इक्वल टू वी आई। आ गया समझ में, P इक्वल टू वी आई कहाँ से आया, अब समझोगे P इक्वल टू वी आई आया। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि I का वैल्यू क्या, V बाई आर, I इक्वल टू V बाई आर। अब समझोगे जहाँ पे I है वहाँ पे रख देंगे V बाई आर, यानी यहाँ पे रख देंगे V बाई आर, तो V स्क्वायर बाई आर आएगा ना, P का वैल्यू V स्क्वायर बाई आर। तो इतना सारा मैंने जो फॉर्मूला बताया वो लिख लोगे और याद रखोगे, नहीं याद रखना तो निकालने समझ जाओगे तो भी सही है। तो ये होगी इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर यानी पावर ही है, तो पावर कैसा यूनिट क्या है, वॉट, आपको पता होना चाहिए वॉट होता है। अब पूछा जाए कि 1 वॉट क्या होता है, कुछ नहीं, वॉट कहाँ से आया, पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम। तो एक पावर का 1 वाट, तो वर्क डन कितना होगा 1 जूल, और टाइम कितना होगा 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में जितना वर्क डन होगा 1 जूल का अगर वर्क डन होगा तो उसको 1 वाट बोलेंगे। आ गया समझ में, तो इसमें किसी तरह का आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ओम्स लॉ, ये सब के बारे में हम लोग जाने। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखो, ये पार्ट 2 है, यहाँ पे पार्ट 1 लिखा गया है, ये हमारा पार्ट 2 है। और इसमें हम लोग को जो इंपॉर्टेंट बात जाने वो ओम्स लॉ के अंदर जो सीरीज पैरेलल है वो जाने, रेजिस्टेंस के बारे में जाने, फिर रेजिस्टिविटी जाने, वो सब चीज़ जाने हम लोग। तो अगर कोई भी डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हो, और अगर कुछ भी नोट्स या कुछ भी चाहिए तो आप 6200678033 पर मैसेज करके आपको नोट्स भी मिल सकता है। नोट्स जो है वो कोस्टेबल है, कुछ कोस्ट लगेंगे और आपको वो नोट्स मिल जाएगा, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल है। ओके, थैंक यू एवरीवन। और जो नेक्स्ट वीडियो है शाम तक आपको तुरंत मिल जाएगा, जो कि आपको न्यूमेरिकल्स है इस चैप्टर के जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको इवनिंग में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।